आज इनटू द वाइल्ड सेगमेंट में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है द पर्सन हु इज नोन एज द डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, द पद्मश्री अवॉर्डी प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा। A very warm welcome, sir. बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा, आपको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और बचपन से ही कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बन गया डॉल्फिन से और आपको कुछ यूनिक लगा होगा आई एम श्योर डॉल्फिन में। तो ऐसी क्या एक यूनिक चीज आपको लगी डॉल्फिन में जिसके कारण आपने उस पर शोध भी किया और आप संरक्षण भी कर रहे हैं? यूनिक चीज तो ये लग रहा था कि जब पानी से वो डॉल्फिन निकलता है फिर पानी में तुरंत चला जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही चला जाता है पानी के अंदर में। और ओवर द टाइम जब मैं बात कर रहा था तो मैंने देखा कि डॉल्फिन की संख्या घटते जा रही है। और जब ये मैंने लोकल मछुआरों से बात किया, क्योंकि इसकी जानकारी कहीं किताबों में नहीं थी, कोई शिक्षक भी कुछ नहीं बताए थे, आम आदमी उसको सोच के नाम से जानते थे। तो मैंने मछुआरों से जब गंगा पर अपना रिसर्च कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इसकी संख्या घटते क्यों जा रही है। मछुआरों ने कहा कि हम लोग इसको मारते हैं। तो क्यों मारते हो? खाते हो इसको? नहीं, खाते नहीं हैं। इसके शरीर में तेल बहुत होता है, उस तेल को हम निकालते हैं इसको मार करके और फिर उस तेल से मछली पकड़ते हैं। तो फिर मेरे मन में ये बात आई कि इस तरह से अगर ये हत्या करते जाएंगे एक दिन तो ये पूरा का पूरा सोच खत्म हो जाएगा। और फिर रिसर्च करके भी क्या होगा। इस तरह से अगर हम अपने वाइल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल को खो देंगे तो मैंने उसी समय मन में ठान लिया कि मैं पूरे इसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को देखूंगा कि कहां कहां ये मिल रहा है वर्तमान में जी। और क्या क्या खतरे हैं इसके ऊपर में जी। और कैसे उनका निदान किया जा सकता है। इन सारी चीजों को लेकर के मैंने रिसर्च का काम शुरू किया। डॉक्टर साहब, ये जो मछली है डॉल्फिन, ये बाकी मछलियों से किस प्रकार से अलग है? ये मछली नहीं है। अच्छा, ये मछली नहीं है, ये स्तनधारी प्राणी है। अच्छा, ये मैमल है। ये बिल्कुल आदमी के जैसा है जी। अच्छा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे आदमी में भी एक सेक्सुअल मैच्योरिटी मेल फीमेल सब में आता है, तो इस डॉल्फिन में भी 10 साल की उम्र में फीमेल भी सेक्सुअली मैच्योर होती है और मेल भी सेक्सुअली मैच्योर होता है। और जब ये गर्भ धारण करती है तो बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है। जिस तरह से ह्यूमंस 9 महीने का जैसे होता वैसे ही डॉल्फिन्स भी 9 महीने 9 महीने रखती है गर्भ में जी। और एक बार में एक ही बच्चे देती है, कभी आज तक दूसरा बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है, एक से ज्यादा बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है जी जी। फिर ये 6 महीने तक दूध पिलाती है बच्चे को। उसके बाद उसको सॉफ्ट खाना पकड़ने के लिए सिखाती है, जिसमें इंसेक्ट लार्वी हो या छोटी छोटी मछलियां हों। और लगभग 1 साल तक बच्चा माँ के साथ रहती है। उसके बाद से फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ 2 या 3 साल में एक बार गर्भ धारण करती है। डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने बताई थी, जो ये प्रोसेस होता है बच्चा डिलीवर करने का, वो भी बहुत एक यूनिक प्रोसेस है। डॉल्फिन्स को बहुत सोशल मैमल कहा जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है? डॉल्फिन तो मैमल तो है, लेकिन एक चीज जान लें कि चूंकि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है, तो हमेशा इसको कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद सांस लेने के लिए ऊपर आना होता है। तो जिस समय गर्भ से बच्चा बाहर आने लगता है तो बाकी जैसे जमीन पर जितने जानवर हैं या आदमी हैं, उनका बच्चे का सिर पहले बाहर आता है माँ के गर्भ से। डॉल्फिन का सबसे पहले पूंछ आता है और अंतिम में सिर आता है, क्योंकि अगर पूंछ पहले सिर आ जाएगा तो पानी के अंदर बच्चा दे रही है, वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है। तो तब तक प्लासेंटा से सांस लेते रहता है। लास्ट में जब आते हैं तो बच्चा निकल जाता है, तो इमीडिएटली दूसरी डॉल्फिन उसको हेल्प करती है, ऊपर लेकर के आती है। डॉल्फिन जो साथ में उसकी हेल्प कर रही होती है, आंटी जो होती हैं वो उसको लेकर ऊपर आती हैं, वो सांस दिलाने के लिए। और इस तरह से 2-4 बार सांस जब ले लेता है तो फिर बच्चा तैरने लगता है। और माँ फिर उसको दूध पिलाती है। माँ का निपुल होता है, वो एक स्लिट में छिपा हुआ होता है। अब वो भी रहता है जहाँ पर इसके ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहां है, वो उसके दोनों साइड में है जी। और वो निपुल निकालती है, निपुल से बच्चे को दूध पिलाती है, अब फिर निपुल अंदर कर लेती है, क्योंकि पानी में तैरने में कहीं
ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आवे, इसके चलते वो निपुल को छिपा करके रखती है। डॉक्टर साहब, आपने खासा शोध किया है गैंजेटिक डॉल्फिन्स पे, तो ये बाकी डॉल्फिन्स की प्रजातियां जो पाई जाती हैं किस तरह से अलग है उनसे? एक तो ये है कि गंगा की डॉल्फिन समुद्र में कभी नहीं जाती है, ये मीठे पानी की ही डॉल्फिन है, और मीठे पानी का डॉल्फिन पूरे दुनिया में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में है, पाकिस्तान के इंडस नदी में, और उसी की सहायक नदी ब्यास नदी है जो हमारे हिंदुस्तान में पंजाब में है, उसमें कुछ संख्या है इसकी। इसके अलावा ये लैटिन अमेरिका के अमेजन ओरिनोको रिवर सिस्टम्स में है। चाइना में ये थी, लेकिन 2006 में इसको विलुप्त डिक्लेयर कर दिया गया, उसके बाद कभी देखा नहीं गया है चाइना के नदी में उस डॉल्फिन को। जी। सो डॉक्टर सिन्हा, अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन का क्या कंजर्वेशन स्टेटस है? गंगा डॉल्फिन का कंजर्वेशन स्टेटस ये है कि अपने जो देश का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है जी, उसके शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है। जैसे टाइगर या लॉयन हैं, वैसे डॉल्फिन को भी शामिल किया गया है जी। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसमें सिटेशियन स्पेशलिस्ट ग्रुप है जिसमें फेल डॉल्फिन पोर्पोइजे जाते हैं, उसने भी इसको 96 में एंडेंजर्ड स्पीसीज डिक्लेयर किया है, क्योंकि उसके पहले इंफॉर्मेशन नहीं इसके बारे में कुछ था। तो उन्होंने मुझसे इंफॉर्मेशन लिया है। 94 में IUCN के सिटेशन स्पेशलिस्ट ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात हो गई थी, फिर उन्होंने कहा कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए, तो हम लोग इसको फिर असेस करके तो अभी काफी कंजर्वेशन का भी कार्य हो रहा है। एक और बहुत खास चीज है गंगा की डॉल्फिन्स की अगर बात की जाए कि वो देख नहीं सकती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, सच्चाई इसलिए है कि एक तो इसके आंख में लेंस नहीं है और रेटाइना भी नहीं है, वेस्टिजियल रेटाइना थोड़ा सा बचा हुआ है। आंख का बॉल तो अंदर में है, लेकिन अगर हम शरीर में आंख खोजना चाहें तो जल्द बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिन होल आई है। एक कागज में हम पिन से छेद तो देखती किस प्रकार से है, अपने शिकार को किस प्रकार से नेविगेट करती हैं डॉल्फिन? ये प्रतिध्वनि श्रवण करती है, इको लोकेशन उसको हम कहते हैं। ये अपने आवाज निकालती है, आवाज फिर किसी चीज से टकरा करके लौटती है, जैसे मान लिया मछली से ही टकरा के लौटेगी, तो फिर उस आवाज को ये सुनती है और डिसाइड करती है कि अब इसको हमको पकड़ना है या कहीं खतरा कहाँ है, ये भी उससे भांप लेती है। तो ये इस प्रतिध्वनि श्रवण से ही इसकी जिंदगी चलती है। सर, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो डॉल्फिन्स का क्या रोल है? डॉल्फिन को अगर देखा जाए तो इंटायर इकोसिस्टम के एपेक्स पर है ये जी, क्योंकि डॉल्फिन एक तो छोटे छोटे इंसेक्ट को भी खाती है बचपन में, बाद में छोटी मछलियों को खाती है। ये एनिमल की लंबाई, फीमेल की लंबाई तो करीब 9 फीट तक है, लेकिन गले में इसके जगह वो छोटा है, या 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी मछली नहीं निकल सकती है, लेकिन डेली 5 केजी 6 केजी मछली चाहिए एक एडल्ट डॉल्फिन को। तो ये अगर डॉल्फिन है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पर मछली भी है, और मछली अगर है तो मछलियों का भोजन भी नदी में है, इसका मतलब फूड चेन बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमारा इकोसिस्टम स्वस्थ है, हेल्दी है इकोसिस्टम, ये हम अनुमान लगाते हैं। क्योंकि एक तरह से जैसे टाइगर हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक इंडिकेटर स्पीसीज है, उसी तरह से गंगा डॉल्फिन हमारे गंगा के हेल्थ का इंडिकेटर स्पीसीज है। जी जी। अगर इसकी हम इसको देखें तो इसका एक चोंच जैसा हिस्सा होता है आगे, उसको क्या कहते हैं? स्नाउट कहते हैं उसको। और वो किस कुछ स्पेशल काम होता है उसका? हाँ, स्नाउट से ही तो वो मछली पकड़ती है। आगे के स्नाउट से मछली चबा नहीं सकती है ये, लेकिन इसमें प्रीहेंसाइल टीथ होता है, उससे पकड़ ली तो फिर मछली छूटेगी नहीं, फिर उसको वो निगल जाती है, लेकिन छोटी मछली निगलती है और इस तरह से ये करते जाती है। प्लस फिर इसी से अपना वो आवाज तो निकालती है, उसके नाक होता है सिर के ऊपर। एक विसल भी बहुत यूनिक फीचर है, विसल से शायद कॉलिंग करती है। हाँ, ये इसकी जो आपस में जो बातचीत है इसका, हमने आवाज भी रिकॉर्ड किया है इसका। वो लगता है कि जैसे नेवल सिग्नल कहीं भेजते हैं, चिक 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 चिक, तो जब चिक से करती है तो अटैक कर रही है कहीं मछली को, अदरवाइज चिक 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 ये आवाज आता है। मैंने हाइड्रोफोन से इसका नॉइज रिकॉर्ड किया था और ये भी कहा जाता है कि डॉल्फिन्स बहुत इंट्यूटिव मैमल्स हैं,
तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इंटेलिजेंट तो है, क्योंकि इसके इंटेलिजेंस के लिए आप अगर देखें, ये आपस में भी गंगा की डॉल्फिन सॉलिटरी है, ये ग्रुप में नहीं चलती है। समुद्र की डॉल्फिन को आप देखेंगे समूह में वो चलती हैं, ग्रुप में चलती हाँ हैं, पूरे। लेकिन ये केवल मीटिंग टाइम में मिलती हैं, बाद में फिर अलग अलग हो जाते हैं। ज्यादातर अलग ही अलग अपना शिकार करते रहते हैं, ही रहते हैं। हाँ, अलग अलग रहते हैं ये। लेकिन इस डॉल्फिन का कम्युनिकेशन करते हैं ये, आपस में इनकी कम्युनिकेशन होती है। और हमने देखा है कि कभी कभी ये ग्रुप में अगर फिशिंग करना चाहें तो दूर से मछलियों को भगा भगा के लाती हैं एक जगह पर। अच्छा। और उसके बाद फिर वहां सब फिश करेंगी। क्योंकि ज्यादातर ये जहाँ वर्ल बन रहा है, जैसे भंवर जैसा पानी में बनता है, वो खास करके होगा जहां पर संगम है, वहां भर्ल बनेगा। या फिर जो बरसात के महीने में काफी फ्लो होता है तो कहीं मियांड्रिंग अगर हो रहा है, नदी मुड़ रही है, वहां भर्ल बनेगा। तो भर्ल में क्या होता है कि उसमें फ्लो नहीं होता है, वो गोल गोल घूम रहा है वहीं पर, उसमें अपने शरीर को ही रख लेती है और उस किनारे से अपना वो मछली पकड़ते रहती है ताकि एनर्जी बचे इसका। तो ये भी एक बड़ा यूनिक फीचर है, काफी इंटेलिजेंट प्रोसेस है, बहुत इंटेलिजेंट प्रोसेस है जी। सो डॉक्टर सिन्हा, आप बीते कई वर्षों से इसके कंजर्वेशन में भी कार्यरत हैं, तो किस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं और आपने खास तौर पे किस तरह के प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं? देखिए, मैं इस देश का एक तरह से मैं पायोनियर वर्कर हूं, क्योंकि 1879 में एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर ने उसके एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी पर लिखा था और डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैप दिया था। इससे अधिक कोई जानकारी बहुत नहीं थी इसके बारे में। लेकिन 1980 से मैं जब काम शुरू किया हूं तो गंगा के इस डॉल्फिन के लिए एक तो पूरे देश में कहां कहां डिस्ट्रीब्यूशन इसका है, कहां कहां पहले था 1879 में, वो अब वहां मिल रहा है कि नहीं ये भी पता लग गया उससे। और इसके बाद इसके जो इकोलॉजिकल जो एंगल था, उस एंगल से हमने रिसर्च करके और सामने लाया। तो भारत सरकार ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में इसको वाइल्ड लाइफ एक्ट में शामिल किया गया, 1986 में शामिल हुआ है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो अभी कौन से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? अभी तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये चल रहा है कि डॉल्फिन का सर्वे का ही काम है कि हाँ, छोटी छोटी नदियों में भी सर्वे, बड़ी नदियों में सर्वे तो हमने किया, छोटी में भी किया है, लेकिन सारे नदियों में, अब यूपी के सारे नदियों में सर्वे हो रहा है, बंगाल के सारे नदियों में सर्वे हो रहा है। मैंने पूरे गंगा का सर्वे किया था, हरिद्वार से गंगा सागर तक के किया, और मेजर नदियों में किया था, यूपी के भी, बिहार के भी, बंगाल के भी, पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र में भी किया था। लेकिन अब ये कई लोग जुड़ गए हैं इससे, तो इससे एक चीज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को। तो एक तरह से अब पूरा देश जुड़ गया है इससे। मुझे अफसोस है कहते हुए कि समुद्री डॉल्फिन पर भी कोई काम हमारे देश में ना हुआ है, ज्यादा इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, जबकि इतना बड़ा कोस्टल एरिया हमारा है और वहां पर बहुत डॉल्फिन्स हैं, लेकिन जानकारी नहीं है, उनकी हत्या होते रहती है। अब मुझे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो डेफिनेटली समुद्र में भी काम होगा। जी 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 जी। जाते जाते एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, आपको इस कार्य के लिए पद्मश्री भी मिला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो खुशी है कि मैं पद्मश्री मुझे दिया गया, एक तरह से काम का रिकॉग्निशन हुआ। और दूसरी खुशी यह भी है कि बिहार और झारखंड से 1954 से मिल रहा है पद्म अवार्ड। बिहार और झारखंड से मैं पहला साइंस का विद्यार्थी हूं जिसको पद्मश्री मिला है। जी, जी, जी। नहीं तो भी 2016 में आके मिला हमको। उसके पहले नीदरलैंड गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड मुझे मिल चुका था 99 में, द ऑर्डर ऑफ गोल्डन आर्क, वो भी डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए ही मिला हमको। तो इस तरह से दुनिया के लगभग 10 अवार्ड हमको मिल चुके हैं, अपने देश के भी और दूसरे देशों का भी मिला करके। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि कम से कम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे डॉक्टर सैयद जहूर कासिम, जो कि अंटार्कटिका एक्सपेडिशन के पहला एक्सपेडिशन के लीडर थे। उन्होंने ही हमें IUCN के सिटाइसन स्पेशलिस्ट ग्रुप के चेयरमैन से ये कहते हुए दिल्ली में ही मिलवाया था कि मीट आवर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। और तब से मीडिया वाले 1992 में उन्होंने ये चीज कहा
और तब से मीडिया वाले इसको पिक किए, वो लोग लिखते रहे। अब बाद में फिर तो कई मीडिया हाउसेज ने काफी कुछ दिखाया हमको पॉजिटिव इंडियन के रूप में। उसके बाद से अमेजिंग इंडियन के रूप में आधा घंटे का प्रोग्राम चला है। रिकॉग्निशंस बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रिकॉग्नाइज किया जाता है तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है और लोगों का भी आपको देख के मनोबल जरूर बढ़ेगा। आज हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिन्हा। नमस्कार।